एट्थ हिस्ट्री की बुक का चैप्टर फर्स्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, जो डेट्स हैं, तारीखें हैं, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो एक देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक ऐसा समय था जब जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस जो होते हैं ना, वो इतिहासकार होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में, जो समय बीत गया उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं, लिखते हैं, वो हिस्टोरियंस होते हैं। तो एक समय ऐसा था कि हिस्टोरियंस काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड थे, काफ़ी मतलब कि डेट से हमें क्या होता है, क्या मिलता है, इसके बारे में काफ़ी सोचते थे। तो हीटेड डिबेट्स चली, काफ़ी सारे वाद विवाद चले कि डेट्स जो हैं किस तरीके से मतलब उनको रिप्रेजेंट किया जाए, किस किस बारे में डिबेट्स चली कि जो रूलर्स हैं वो कब वो शासक बने, क्राउनिंग उनकी हुई, क्राउन मतलब उनको ताज पहनाया गया, कब कौन सी लड़ाई हुई, ठीक है। और कॉमन सेंस, इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विद डेट्स। कॉमन सेंस में अगर हम देखें तो हम कहते हैं अरे हिस्ट्री यार कितनी सारी डेट्स होते हैं, है ना। बट यू मे हैव हर्ड पीपल से आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ अबाउट ऑल मेमोराइजिंग डेट्स। हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है क्योंकि उसको सिर्फ डेट्स याद करनी पड़ती हैं। बट क्या ऐसा सच में है? हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है अगर आप इसको कहानी की फॉर्म में पढ़ें। डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, बट बहुत सारी डेट्स आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए कि अच्छा इस समय के इस टाइम में ये हुआ होगा। इस तरीके से हम लोग को हिस्ट्री को याद रखना होता है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट सर्टेन चेंजेस ओवर द टाइम। हिस्ट्री जो है वो होती है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं समय के साथ। हम लोगों को फाइंड करना होता है, पता लगाना होता है कि पास्ट में किस तरीके से चीज़ें मतलब चीज़ों में किस तरीके से बदलाव आया था। और हम लोग जैसे कि पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर कर पाते हैं, इसी रेफरेंस में हम लोग बोलते हैं बिफोर या फिर आफ्टर। इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो मतलब हिस्ट्री में क्या हमें करना होता है, हम लोगों को ना एक ब्रॉड एक चीज़ चाहिए होती है कि अच्छा इस तरीके से जो है पास्ट में चीज़ें चलती हुई आई थी, जो आज हमारा प्रेजेंट है वो किस तरीके से पास्ट से होता हुआ आज तक पहुंचा है। ये सारा का सारा हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमारा देश आज़ाद है, डेमोक्रेसी है, किस तरीके से हुआ, पहले राजा का रूल था, अंग्रेजों का भी शासन रहा। तो ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है अगर हमें अपने देश के बारे में सब कुछ अच्छे से जानना है। इस वर्ल्ड में रहते हुए हम लोग हमेशा always ask historical question about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. तो हम लोग अपने आसपास जब हम देखते हैं चीज़ें तो हमें ऐसा लगता है ये चीज़ें हमेशा से रही होंगी। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट्स ऑफ वंडर। बट ज़्यादातर जो लोग हैं हम ये भी सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हम हो जाते हैं, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं दैट आर एक्चुअली हिस्टोरिकल, कि भाई ये क्या है, ये कहाँ से आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों के मन में आते हैं ना, तो ये सारे हिस्ट्री के ही तो क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री पढ़ के ही तो हमें समझ में आता है। वॉचिंग, अगर हम किसी को एक चाय पीते हुए देखते हैं, टी स्टॉल होता है, तो हम लोग को क्या समझ में आता है, ये चाय कॉफ़ी कब लोगों ने पीना शुरू किया होगा। जब हम लोग अपनी खिड़की के बाहर मतलब ट्रेन के बाहर से देखते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि ट्रेन कब बनी होगी और किस तरीके से लोग इतने लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंच पाए होंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मॉर्निंग में, तो क्या आप क्यूरियस हुए हैं कि किस तरीके से प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ होगा। ये सारा के सारी चीज़ें, ये चीज़ कहाँ से आई है, हम लोग सारा कहाँ पर पढ़ते हैं, हम लोग सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया। तो इस तरीके की पेंटिंग थी कि ब्राह्मण्स जो है ना अपने जो शास्त्र वगैरह हैं ये ब्रिटानिया मतलब ब्रिटेन की क्वीन को एक तरीके से ऑफर कर रहे हैं। और ये मैप, ये जो चीज़ बनाई थी ये जेम्स रेनल ने बनाई थी। रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। तो रेनल जो है उससे रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था, किससे, रेनल से रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि इंडिया का, हिंदुस्तान मतलब इंडिया का मैप बनाया जाए। काफ़ी एंथुसियास्टिक सपोर्टर था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का। रेनल मतलब बहुत खुश था कि भाई कब्जा कर लिया, भाई अंग्रेजों ने मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया। काफ़ी खुश था इस बात से क्योंकि उसका देश था ब्रिटेन। तो रेनल ने सॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। मतलब अगर आपको मैप नहीं पता होगा, इंडिया के बारे में नहीं पता होगा, तो किस तरीके से आप किसी देश पर राज करेंगे। ये सारे के सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, कि जैसे ट्रेन कहाँ से आई, चाय कहाँ से आई, हम लोग जो चीज़ें आसपास देख रहे हैं कि कोई चीज़ छपी हुई है, हमें आपकी किताबें हैं, किताबें कब से छपने शुरू हुई होंगी, है ना। तो ये सब हम लोग को हिस्ट्री में पता लगता है। ये सारे के सारे एक तरीके से हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही हैं और हम लोगों को अपने इस प्रेजेंट के टाइम से पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं। इसका आंसर हमें पास्ट में ही मिलता है।
बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ, बट टाइम को हमेशा हमें बिल्कुल इस डेट को हुआ होगा, इस महीने को हुआ होगा, इस साल में हुआ होगा, हमेशा ऐसा करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग कहते हैं इन द मंथ ऑफ जून इन 1986, मतलब पूरे साल में एक कोई प्रोसेस चला होगा, तब कोई चीज़ चली होगी, है ना। तो हम लोग हमेशा बिल्कुल एक एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं, हम उसको प्रिसाइज हमेशा नहीं लेते हैं, हम लोग जनरल में भी ले लेते हैं। प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर वही चीज़, और जनरल मतलब उसके आसपास का हम लोग लेके चलते हैं। समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट, कई बार गलत हो जाता है कि अगर हमको ये एक पर्टिकुलर डेट उस प्रोसेस को प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि इंडिया के लोगों ने कब चाय पीना शुरू करा होगा, एक दिन तो नहीं शुरू किया होगा ना, एक कोई प्रोसेस चला होगा लंबा चौड़ा, जब लोगों ने इसका टेस्ट डेवलप कर लिया होगा, लोगों को पसंद आने लगी होगी। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है जिसमें से चाय पीना शुरू कर देना, तो एक इंसान ने किया होगा, फिर धीरे धीरे सबको पसंद आया होगा, तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो इसको हम डेट नहीं दे सकते हैं। सिमिलरली हम लोग एक सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो कब एस्टैब्लिश हुआ, या फिर नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, चेंजेस हमारी जो इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में किस तरीके से बदलाव आए, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं और लंबे टाइम तक ही इनका असर भी रहता है। हम लोग एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम नहीं दे सकते हैं, एक अप्रोप्रिएट पीरियड जो है बता सकते हैं बस कि अच्छा इस समय से लेकर इस समय तक इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी तो बदलाव आए होंगे। अंग्रेज़ों ने एक पर्टिकुलर डेट से नहीं कि आज से राज करना शुरू कर दिया, बहुत ही लंबा प्रोसेस चला है, और वही प्रोसेस हम पूरी इस 8th क्लास की बुक में पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग भाई डेट का अगर कुछ काम धाम नहीं होता है तो हम लोग फिर डेट को क्यों एसोसिएट करते हैं, मतलब हिस्ट्री को हम क्यों कहते हैं कि डेट से चलती है। ये एसोसिएशन इसका भी एक कारण है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। तो कई एक टाइम था कि हिस्ट्री जो है उसमें हम बैटल्स, जंगों के बारे में और बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में ही पढ़ा करते थे। ये राजाओं के बारे में होता था, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में होता था। हिस्टोरियंस जो हैं वो लिखते हैं कि इस ईयर में राजा को की क्राउनिंग हुई होगी, इस साल में उनकी शादी हुई होगी, इस साल में बच्चे हुए होंगे, इस साल में क्या है उनकी लड़ाई वगैरह गए होंगे, इस साल में वो मर गए होंगे, फिर नया रूलर आया होगा, और इस तरीके से डेट के हिसाब से हम लोगों को इवेंट्स बतानी पड़ती हैं ताकि एक इवेंट को दूसरी इवेंट से अलग करके दिखाया जा सके। एज यू हैव सीन इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री की किताबों में आपने पढ़ा होगा जो पास 2 साल की थी, 6th-7th में तो आप लोगों ने बहुत ही मतलब डेट्स वाली हिस्ट्री पढ़ी है और स्टोरी भी उसमें कम होती थी, बट जो 8th क्लास है ना आपकी, इसमें स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं। स्टोरी की फॉर्म में आपको पूरा पता लगेगा, और अब का है प्रेजेंट से बहुत ही लगभग आज से 150 साल पहले के बारे में आप पढ़ेंगे, किस तरीके से अंग्रेजों ने देश पे शासन किया और किस तरीके से हमारे देश के नेताओं ने उनका सामना किया, उनके खिलाफ लड़ाई करी। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज़। अब सिर्फ राजा महाराजा के बारे में नहीं लिखते थे, अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखते थे कि लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं, लोग क्या खाते हैं, किस तरीके से सिटीज़ डेवलप हुई, मार्केट डेवलप हुए, किस तरीके से किंगडम्स डेवलप हुए, आइडियाज़ स्प्रेड हुए, और किस तरीके से जो कल्चर है और सोसाइटी में बदलाव आए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें भी जो हिस्टोरियंस है उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। अभी देखिए एडवर्टीजमेंट हेल्प क्रिएट अ टेस्ट। एडवर्टीजमेंट आते हैं कि लिप्टन टी, ऐसे शाही राजा महाराजा टाइप्स के लोग जो लिप्टन टी पीते हैं, है ना, तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू जो है दिखाया जाने लगा कि आपकी क्या टेस्ट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। अब विच डेट्स, कौन सी डेट, तो बाय क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स इज इम्पॉर्टेंट। किस तरीके से हम लोगों को पता लगा कि भाई कौन सी डेट अब इम्पॉर्टेंट होगी। जब राजा महाराजा के बारे में हम लोगों ने लिखना नहीं शुरू किया तो डेट जो हमने सेलेक्ट करी ना वो डेट ऐसी थी, वी कंपोज अ स्टोरी ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट के बारे में जिससे स्टोरी बनाई जा सके। वो डेट अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उनके जो आस पास इवेंट्स हुए हैं ना, उनके इर्द गिर्द जो इवेंट्स घूमे हैं उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल आप लीजिए, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, अंग्रेजी शासन के जो इतिहासकार थे, उन्होंने गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा। गवर्नर जनरल कौन सा, किस गवर्नर जनरल ने कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया, उसके हिसाब से उन्होंने उस साल की हिस्ट्री लिख दी। दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आपके स्कूल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, KBC में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक है ना, KBC में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप KBC जब दोबारा स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे इस किताब को, आपको बड़े सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी जो ज्योग्राफी NCERT से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो करंट अफेयर से आते हैं, उस पर एक NCERT से। तो NCERT अच्छे से पढ़नी होती है हमें, हमेशा पूरी लाइफ काम आती है।
जाती हैं। तो देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अच्छे से याद करना है, ठीक है। और लास्ट वाइसरॉय, फिर मतलब गवर्नर जनरल को 1857 में 1857 के बाद से वाइसरॉय बोला जाने लगा था। तो ठीक है, देखेंगे आगे हम चैप्टर्स में। वॉरेन हेस्टिंग जो थे उनका, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो सेपरेट चैप्टर्स में हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और बाकी सारे वाइसरॉय से रिलेटेड जैसे कि हेस्टिंग, वेल्सली, बेंटिक, इन लोगों ने, ये रिपन वगैरह, इरविन, इन लोगों ने क्या क्या अलग अलग काम किए थे। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो इन लोगों ने क्या क्या काम किए थे, उससे रिलेटेड चीज़ों को हमारे देश की इन्होंने हिस्ट्री बना दिया ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने। तो ऐसा लगता था कि नेवर एंडिंग सक्सेशन चलेगा और हमेशा वाइसरॉय जनरल वगैरह चलते जाएंगे। अंग्रेजों ने सोच रखा था कि अनादि अनंत काल तक हम पर राज करेंगे, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो सारी की सारी डेट्स जो हैं वो हिस्ट्री में अब ब्रिटिशर्स ने किसी पर्सनालिटी से लिंक कर दिया। अच्छा ठीक है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, तो भाई वॉरेन हेस्टिंग जो हैं इन्होंने ये काम किए, इनके टाइम में ये चीज़ें हुई। तो इस तरीके से इन्होंने हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी इंडिया की, कि उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रही, क्या क्या पॉलिसीज़ रही, क्या क्या अचीवमेंट्स रही, ठीक है। तो इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ। और इस तरीके से हिस्ट्री लिखी जाती थी कि इन गवर्नर जनरल्स के अलावा कोई और लाइफ होती ही नहीं होगी, ठीक है। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री जो थी इनकी लाइफ के आसपास ही पूरा का पूरा घुमाते रहते थे। वी कैन नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे। क्या हम लोग अलग तरीके से इसकी हिस्ट्री नहीं लिख सकते हैं? किस तरीके से हम फोकस करते थे, और जो ग्रुप्स होते हैं इंडिया के, एक्चुअली इंडिया के लोगों पर फोकस करके क्या हिस्ट्री को नहीं लिखा जा सकता है? तो क्या सिर्फ गवर्नर जनरल ही इंपॉर्टेंट है? हम आगे देखेंगे। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी, जब हम कोई भी हिस्ट्री लिखते हैं या फिर कहानी लिखते हैं, हम उसको अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। हम लोग अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं ताकि एक पार्ट दूसरे पार्ट से अच्छे से लिंक रहे। तो स्टोरी बनाने के लिए हम लोगों को एक सेंस फॉलो करना होता है। इस प्रोसेस में हम फोकस करते हैं ऐसी इवेंट्स पे जो शेप देती है आगे की स्टोरी टेलिंग को। हिस्ट्री दैट इवॉल्व अराउंड लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट। मतलब गवर्नर जनरल के बारे में जो हिस्ट्री इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने लिखी है, हम इंडियंस की लाइफ तो उसमें कहीं पर फिट ही नहीं होती है, उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं है। इसलिए क्लियरली वी नीड, हम लोग को अनदर फॉर्मेट भी चाहिए हिस्ट्री का, जिससे हमारे देश के बारे में पता लग सके। जो ब्रिटिशर्स ने लिखा है ये तो इनके अंग्रेजों के गवर्नर जनरल्स के बारे में हमें इससे पता लगता है। तो अब हमें हाउ डू वी पीरियडाइज, हम लोग किस तरीके से टाइम निकालते हैं। हम देखिए, हाँ, ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था इनको? 1773। दिस डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज वॉरेन हेस्टिंग एंड ही वॉज मेड गवर्नर जनरल इन 1773। ये उनकी पिक्चर है। अब किस तरीके से और हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं? तो 1817 में जेम्स मिल था, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था वो, और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था। इकोनॉमिस्ट मतलब देश के पैसे से रिलेटेड चीज़ें, पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था, पॉलिटिक्स के बारे में लिखता था। उसने ना एक 3 वॉल्यूम का वर्क, मतलब 3 किताबों का एक काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा सा वर्क इस्टेब्लिश किया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री, जब ब्रिटेन ने इंडिया पर राज कर रखा उसकी हिस्ट्री। उसने डिवाइड किया इंडिया की पूरी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, एक तो हिंदू, फिर उसके बाद मुस्लिम, फिर उसके बाद ब्रिटिश। उसने जेम्स मिल ने, किसने ऐसा किया था? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जेम्स 1817 में जेम्स मिल ने हिस्ट्री लिखी थी। उसने इस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करा था, जेम्स मिल ने 1817 में, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम? क्या आपको प्रॉब्लम लगती है कि भाई मतलब ये पीरियडाइजेशन वाज वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब अंग्रेजों ने इसको कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, मतलब पहले इंडिया में हिंदुओं का राज रहा, फिर मुसलमानों का रहा, फिर ब्रिटिश का आ गया। बट क्या ऐसा एक्चुअली था? बट वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? हम लोगों को डिफरेंट पीरियड्स में क्यों डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है? ताकि हम लोगों को उस टाइम की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंट्रल फीचर क्या क्या रहे और किस तरीके से क्या क्या कामकाज चले, क्या क्या डिफरेंस थे एक दूसरे से, वो हमें पता लग जाते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड। मतलब हम लोग 3 पीरियड्स में डिवाइड करें तो उनमें क्या क्या अंतर है वो हम बताएंगे। वहाँ पे कैसी लोगों की सोच रही थी, समाज कैसा रहा था, कल्चर कैसा रहा था, और फिर क्या क्या एक से लेकर के दूसरे में
क्या क्या बदलाव आते गए वो हम बताते हैं। मिल ने सोचा दैट सारी की सारी एशियन सोसाइटी जो है ना वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है देन यूरोप। तो जेम्स मिल जो था वो यूरोप से एशिया मतलब इंडिया को और आगे चाइना मलेशिया वगैरह जितने भी देश हैं वो समझता था कि नीचे हैं, मतलब इन लोगों को गवार समझता था वो इंडियंस को। वो कहता था उसके अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम्स डेस्पोट्स रूल द कंट्री। मतलब तानाशाह हिंदू और मुसलमान जो राजा थे ना वो निरंकुश राज करते थे, लोगों पे अत्याचार करते थे, ऐसा जेम्स मिल का कहना था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशंस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड। रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था। कास्ट टैबूज होते हैं कि ऐसी चीज़ जो इसको अच्छा नहीं माना जाता, तो कास्ट टैबूज थे, सुपरस्टिशन अंधविश्वास थे, और ये सारी की सारी चीज़ें देश में चला करती थी, ऐसा जेम्स मिल का मानना था। क्योंकि वो तो अंग्रेज था, मतलब सॉरी स्कॉटिश था, यूरोप का था, तो वो एशिया के देशों को काफ़ी ज़्यादा नीचा समझता था। सोशल लाइफ को वो समझता था कि ऐसे ही है, कुछ भी नहीं चल रहा। तो इसलिए ज़रूरी था वो कहता कि यूरोपियन मैनर्स, यूरोपीय की जो आदतें हैं, यूरोप से आए हुए लोगों की जो अच्छी आदतें हैं, उनकी आर्ट इंस्टीट्यूशन, उनके कानून इंडिया में लागू होने चाहिए। मिल ने इनफैक्ट ये सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश को इंडिया को कॉन्कर करना चाहिए, पूरा जीत लेना चाहिए, ताकि इंश्योर कर सके कि लोग एनलाइटन हो जाए, लोगों में बुद्धि आ जाए और इंडिया के लोग खुश रह सके। वो इंडियंस को इतना ज़्यादा मतलब नीचा समझता था, और वे कह रहा था कि इंडिया जो है केपेबल नहीं है, इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना। तो ये आइडिया जो है हिस्ट्री का ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट करता है कि सारी की सारी फोर्सेस जो हैं रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, कि ब्रिटिश जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, सिविलाइज कर रहा है, सबको आगे बढ़ा रहा है। तो ये पीरियड जो, और ब्रिटिश के पीरियड से पहले जो था वो डार्कनेस का पीरियड था, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता था। बट क्या सच में ऐसा है? और अगर हम लोग हिस्ट्री को हिंदू और मुसलमान में डिवाइड कर दें तो ये डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड। क्या हिंदू और मुसलमान इस समय पर साथ में नहीं रहते थे? क्यों हम लोगों को किसी भी एज को धर्म के आधार पर करेक्टराइज करना चाहिए? क्या ऐसा सही है? तो क्या ये सबकी लाइफ को, उनकी बाकी सारी प्रैक्टिसेस को और हर चीज़, इवन रूलर्स को जो एंशिएंट टाइम में थे उनकी फेथ को, क्या सारे के सारे हिंदू थे हमेशा? क्या सारे के सारे हमेशा मुसलमान थे? ऐसा तो नहीं था। जब हिंदू, भले ही मान लीजिए हिंदू राजा ज़्यादा थे, तब भी बुद्धिस्ट राजा भी थे, जैन भी थे, बहुत सारे अलग अलग धर्म देश में चलते थे। हमारे तो माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अलग हटना पड़ेगा। हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया फिर इंडिया को एज एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, और यही सबसे अच्छा डिविजन है। एंशिएंट मतलब जो काफ़ी पुराना समय था, मेडिवल जो मॉडर्न और एंशिएंट के बीच में था। इस डिवीजन में भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट वो हिंदू, ब्रिटिश और उससे तो बहुत ज़्यादा ठीक है ये। इट इज़ पीरियडाइजेशन जो हम लोगों ने वेस्ट से किया है, जो मॉडर्न पीरियड को कहते हैं कि ग्रोथ फॉर ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। मतलब मॉडर्न पीरियड ब्रिटिशर्स कहते हैं जब उनके वहाँ पर, या फिर यूरोपियंस कहते हैं कि उनके वहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई, वहाँ पर साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी ये सब आ गई। मेडिवल को टर्म को कहते हैं जिसमें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं थी, मॉडर्न चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट क्या इंडिया में ऐसा था? ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या इंडिया में इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं था? और मॉडर्न जिसको कहा जाता है, क्या ब्रिटिशर्स ने हमको ये सारी चीज़ें दे दी थी? और क्या जो मतलब वो वाला टाइम था हमारे देश में, पुराना वाला मेडिवल टाइम, इसमें क्या अंधकार था सब में? क्या उसमें कुछ अच्छाई नहीं थी? तो ये वाली चीज़ें इसमें भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी है। तो मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर दिस पीरियड एज कॉलोनियल। तो हम लोग मॉडर्न कैसे कह सकते हैं? हमारे देश में तो ये सारी चीज़ें आई नहीं थी, हमारे देश में तो इसमें क्या चलता था, शासन था, हम लोग गुलाम थे। तो काफ़ी सारे लोग मॉडर्न की जगह कॉलोनियल का इस्तेमाल भी करते हैं। अब कॉलोनियल का क्या मतलब होता है? इस किताब में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, हमारे देश पे राज किया, ठीक है, अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया, और हमारे देश के जो राजा थे, नवाब थे, उनको सबजुगेट कर दिया, उनको दबा दिया। हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे अपना वर्चस्व जमा लिया। वो कर इकट्ठा करते थे, ठीक है, अपने खर्चे पूरे करने के लिए, और बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लोअर प्राइस। और जो मतलब अंग्रेज़ों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो सस्ते दाम पे ख़रीदते थे और काफ़ी ज़्यादा महंगे दाम पे बेच देते थे। जो फसल उगवाना चाहते थे ज़बरदस्ती वही फसल उगवाते थे और एक्सपोर्ट कर देते थे और उससे खूब कमाते थे। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि काफ़ी सारे बदलाव आए, उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहे, कि मतलब वो सस्ते में ख़रीदते थे और महंगे में बेच देते थे बाहर। तो हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के आर्टिसंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा, है ना। और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए। फिर उन लोगों ने अपने वहाँ सामान बना के यहाँ पर इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। तो उनकी क्या मतलब वो रही, प्रैक्टिस रही कि ब्रिटिश रूल ने अलग ही वैल्यूज़, अलग ही
टेस्ट, कस्टम, प्रैक्टिसेस हमारे देश में वो लाए और हमारे देश को उसने सब्जुगेट किया, मतलब हमारे देश को दबाने की कोशिश करी हर तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकल टर्म्स हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, किसी भी तरीके का बदलाव हो, हमारे देश को दबाने की कोशिश की गई और यही था प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोलोनाइजेशन की डेफिनेशन है, व्हेन सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू द काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस, वी रेफर टू द प्रोसेस एट कोलोनाइजेशन। ठीक है, तो कोलोनाइजेशन का प्रोसेस होता है कि जब किसी देश को एक दूसरे देश के द्वारा दबाया जाता है पॉलिटिकली, मतलब उसका शासन व्यवस्था बिगाड़ दी, इकोनॉमिकली पैसे से रिलेटेड व्यवस्था बिगाड़ दी, सोशल, कल्चरल, हर तरीके से जब दबाव बना दिया जाता है एक देश पर दूसरे देश के द्वारा, तो उसी को हम लोग कोलोनाइजेशन कहते हैं। तो यू विल यू हाउएवर, मतलब आप लोग पढ़ेंगे कि क्लासेस में और ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे, कि हर एक ग्रुप या हर एक क्लास हर तरीके से एक तरीके से चेंज को नहीं एक्सपीरियंस करता है। इसीलिए ही हमारी जो किताब है इसका नाम पास्ट नहीं पास्ट से है, क्योंकि हर एक इंसान पर हर समय अलग अलग असर पड़ता है, कई बार किसी के लिए अच्छा हो जाता है तो किसी के लिए बुरा हो जाता है। ठीक हो गया। अब आता है हाउ डू वी नो। 21 मिनट का तो वीडियो हो गया है, कम करते हैं, हाउ डू वी नो ये वाला पार्ट ना नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो ये 1 घंटे तक का खिंच जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।